नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रसन सर्विसेज। आज ये कम्युनिकेशन देखेंगे। आर्थिक उदारीकरण सक्रिय परिवर्तनों का समूह है जिसके अंतर्गत प्रक्रियाएं आती है। घरेलू क्षेत्र को नियंत्रित से छूट, घरेलू बाजार और नीतियों के अंतर्गत दिशा देना, लोकहित के कुछ क्रियाओं और क्षेत्रों का पुनर्नियंत्रण या उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा आंसर सही है? आर्थिक उदारीकरण सक्रिय परिवर्तनों का समूह है। देखिए इसमें डी आंसर है उपरोक्त सभी। घरेलू क्षेत्र को नियंत्रण से छूट देना और घरेलू बाजार और नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय दिशा देना अर्थात निर्यात को प्रोत्साहन देना। तो लोकहित की कुछ क्रियाओं और क्षेत्रों का पुनर्नियंत्रण करना अर्थात नीतियां बनाना और उनको, जैसे आईटी विभाग है उसको नियंत्रण करना, उपरोक्त सभी इसमें शामिल है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्यापार नीति, निजीकरण, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, विदेशी निवेश, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक भारत में आर्थिक सुधारों के जनक माने जाते हैं। किसे माना जाता है? नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या जवाहरलाल नेहरू। देखिए इसमें कौन सा आंसर सही है? वैसे तो कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जी, परंतु मनमोहन जी ने जिनके अंडर काम किया नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव इसका सही आंसर है। ये यहाँ पर सी नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। नरसिम्हा राव इसका सही आंसर है क्योंकि मनमोहन सिंह जी आर्थिक सुधारों के संचालक थे, परंतु जिन्होंने इनके अंडर काम किया वो नरसिम्हा राव जी थे, प्रधानमंत्री जो कार्य संचालक, जो कि जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है हमारे लोकतंत्र में। अर्थात हर चीज की जवाबदेही ऊपर के व्यक्तित्व की होती है। कि अगर जनता जवाब मांगती है तो इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। इसलिए नरसिम्हा राव इसका सही आंसर है। 91 में आर्थिक संकट जो उदारीकरण का जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो मनमोहन सिंह जी ने किया था। मनमोहन सिंह जी का योगदान, सकारात्मक परिणाम और इसका निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय सुधार के अंतर्गत सार्वजनिक बल किस पर दिया जाना चाहिए? एक अवधि के अंत में राजस्व घटा शून्य तथा राजकोषीय घाटा, यहाँ पर भी घाटा है, घाटा आ गया तो इससे कोई सकल घरेलू उत्पाद का 3% कर पाने का लक्ष्य प्राप्त करना। और बी, इसमें से कौन सा आंसर सही है? बी, राजस्व अधिक्य की दशा प्रत्येक बजट में बनाए रखना, केवल राजस्व घाटा शून्य करना। कौन सा सही है? देखिए इसका पहला जो है यह सही आंसर है। एक अवधि के अंत में राजस्व घाटा शून्य तथा राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3% कर पाने का लक्ष्य प्राप्त करना, 3% कर प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करना। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोर मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? थोक मूल्यों के सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति, विनिमय वस्तुओं की मुद्रास्फीति को, खुदरा मुद्रास्फीति को या थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति में से फूड और फ्यूल मुद्रास्फीति की दर को घटने से प्राप्त करना। इसका सही आंसर कौन सा है? ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर डी है। थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति में से फूड एंड फ्यूल मुद्रास्फीति की दर को घटने से प्राप्त परिणाम को एकत्रित करना, उसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं। इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, फेरा और फेमा। फेरा 1973 को फेमा से ने प्रतिस्थापित किया था 73 में, और एमआरटीपी 1969 के स्थान पर प्रतिस्पर्धा 2002 लाया गया। कौन सा आंसर सही है? देखिए ये दोनों आंसर सही है। इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। भारत ने विदेशी मुद्रा विनिमय फेरा 1973 की जगह 1 जून 2000 को लाया गया था फेमा। फेरा और फेमा में अंतर क्या है और इसके एमआरटीपी आखिर है क्या? एक अवरोधक व्यापार अधिनियम 1969 एमआरटीपी अधिनियम जिसे कहते हैं की जगह पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था। यह अधिनियम 1 सितंबर 2009 से लागू हो गया था। एमआरटीपी अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो लागू करने के पीछे की वजह क्या थी? तेजी से वैश्वीकरण और मद्देनजर सरकार ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की नीति शुरू की थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या था? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। स्वास्थ्य,
शिक्षा, रोजगार या जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। देखिए हल्का सा ही चेंज है, ज्यादा अंतर नहीं, परंतु इसका कौन सा सही है, ए बी सी डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका सी आंसर सही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इसकी व्याख्या। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक वित्त प्रणाली का उद्देश्य क्या था? जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य को लिया जाने से रोकना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सार्वजनिक वित्त प्रणाली जो कि गांव-गांव तक अनाज पहुंचाने का कार्य करती है, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना था। बी इसका सही आंसर है। इसकी पूरी व्याख्या आखिर पीडीएस सिस्टम है क्या? अगला क्वेश्चन, ऐसा कार्यक्रम जो निर्धनता को काफी सीमा तक कम कर सकता है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन, मनरेगा और मेक इन इंडिया कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनधन योजना या स्टार्टअप। देखिए मनरेगा और मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये दोनों शामिल है इसमें से, अर्थात बी इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या, ऐसा आखिर क्यों होना चाहिए? अगला क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है सुरेश तेंदुलकर समिति, विजय केलकर समिति, एपी गुप्ता समिति या लकड़ावाला समिति। देखिए इसका सही आंसर ए बी सी डी, कौन सा सही है? चलो आंसर देखते हैं। ये सुरेश तेंदुलकर समिति इसका सही आंसर है, और बाकी अभी तक ब्रिटिश काल से जब तक समितियां चलती आएगी निर्धनता के मामले में, वो सभी दी हुई है, इसको पढ़ेगा। जिसमें से ब्रिटिश काल के दौरान में दादाभाई नेहरू जी 1876, ठीक है, दादाभाई नेहरू जी ये समिति के अध्यक्ष थे, और ये पहले व्यक्ति थे जो कि अध्यक्ष बने थे, और संसद के व्यक्तिगत संसद में मेंबर थे। ये पारसी परिवार से थे, ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रोल इन इंडिया निर्धनता में लिखा उन्होंने रोजाना न्यूनतम आय की अवधारणा दी, और उस समय वी के अलग समिति 1979 और लकड़ावाला समिति 1993 और एस आर हाशिम समिति 97, डेमोक्रेटिक समिति 2009, रंगराजन समिति 2014। देखिए इसके अलावा तेंदुलकर समिति 2009 में गठित की गई थी और गरीबी से जुड़े अनुमान लगाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास, ग्रामीण साक्षरता विकास, ग्रामीण लोगों के उन्नत संचार लिंक या ग्रामीण रेलवे। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सा सही है? ए बी सी डी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास इसका सही आंसर है ए, और इसकी पूरी व्याख्या आखिर क्यों 1980 से 85 के दौरान रही थी। जो इस योजना का आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी और इस दौरान मूल्य नियंत्रण को समाप्त कर दिया था, मूल्य के नियंत्रण को समाप्त कर दिया था, राशन की दुकानें बंद कर दी गई। इस योजना के दौरान परिवार नियोजन का विस्तार किया गया। हम दो हमारे दो। इस योजना के दौरान सैन्य पंचवर्षीय योजना आयोग की योजना के अनुरूप हो गया था, और इस योजना में लक्ष्य वृद्धि 5.2% थी और वास्तविक वृद्धि 5.7 थी, अर्थात लक्ष्य से अधिक थी। अगला क्वेश्चन, आय का वितरण मापा जाता है? फिलिप वक्र, लॉरेंस वक्र, मार्शल वक्र, लोफर वक्र। देखिए आय के वितरण का मापन लॉरेंस वक्र द्वारा किया जाता है। क्यों माना जाता है? इसकी पूरी व्याख्या। आय वितरण को मापने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जीडीपी को जनसंख्या से भाग देकर, लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक जिसे कहते हैं। जब लॉरेंस वक्र 45 डिग्री समानता रेखा के करीब होता है तो समाज में आय का वितरण ज्यादा समान होता है। और गिनी गुणांक क्या होता है? पोस्ट करके पढ़िएगा। थैंक यू।